गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मानव पर्यावरण अनोन्य क्रिया ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन के बारे में हमने जो कल देखा भी था और पढ़ा भी था कि अमेजन जो हमारी बेसिन थी उसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था कि वहाँ के जो जीवन है अमेजन बेसिन का वो कैसा है। आज हम इसमें गंगा बेसिन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गंगा बेसिन थोड़ा सा ये हमने पढ़ लिया था। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखते हैं जीवन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो आपसे अगर पूछा भी जाता है कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी, ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियां। मैंने बताया था सभी को कि जो सहायक नदियां कौन सी होती है और मेन नदी कौन सी होती है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेन नदी होती है इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं, इसी को हम बोलते हैं सहायक नदियाँ। तो जो गंगा, ये हम अगर मान लेते हैं ये मेन जो हमारी नदी है, ये हमारी जो नदी गंगा अगर बह रही है तो इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आकर जो मिल रही है इसी को हम बोलते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। ठीक है, ये सहायक नदी है गंगा की, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। तो इसमें है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, इसको हम देखेंगे भी, मैप पर भी देखेंगे। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम ढूंढे। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुख्य पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। देखो यहाँ पे हम जब ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर दिया हूँ। देखो इंडिया का मैप है, आपको यहाँ पे ये मैप में दिख रहा होगा कि गंगा नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता है यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, गंगा गंगोत्री से, और निकलकर ये हमारी नदी गंगा जो है ये यहाँ से होते हुए उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से होते हुए ये क्या करती है, ऐसे ऐसे यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से चलती है और धीरे 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 यहाँ से आती है, यहाँ से बहती हुई ऐसे 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 जाकर और ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहीं से आगे से तिब्बत के मानसरोवर से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सॉरी, यहाँ पे तिब्बत के मानसरोवर से, देखो यहाँ पे ये तिब्बत है ये जगह, और ये तिब्बत के मानसरोवर से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। ये आती है ऐसे ऐसे करके यहाँ से आती है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक नामचा पर्वत है, इससे टकराकर और यहाँ पर ऐसे इंडिया में प्रवेश करती है और धीरे 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 यहाँ से आकर यहाँ पे ये भी बांग्लादेश में आकर एक जगह गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों मिल जाती हैं। तो आपको ये वाला जो दिख रहा है ये हमारी गंगा नदी है जो इंडिया में बह रही है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, अब हम देखते हैं। और जो ये पूरा बेसिन का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ये पूरे बेसिन का जो निर्माण हो रहा है इसे हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। क्या बोलेंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, अब गंगा में इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ, ये छोटी छोटी नदियाँ सब ये जगह सब जा जाके यहाँ पे मिल रही है। ये नदी आके यहाँ से मिल रही है गंगा में। ठीक है, ये नदी यहाँ से आके ऐसे ऐसे मिल रही है। तो ऐसे गंगा में बहुत सारी सहायक नदियाँ इधर इधर से भी आके मिलती हैं, यहाँ से भी आके मिलती हैं। तो ये जितना भी मैं बना रहा हूँ तो ये नदियाँ सब आके यहाँ पर से ये सभी गंगा में मिल रही है। तो ये आपका जो पूरा बन रहा है ये गंगा का डेल्टा बन जा रहा है, डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? डेल्टा का निर्माण कर रही है।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, डेल्टा नहीं बेसिन का निर्माण करे, सॉरी मैं डेल्टा बोल दिया। डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है ना, ये जाती है यहाँ पे, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर ये नदियाँ यहाँ पे गिरती है बंगाली खाड़ी पे, तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, यहाँ पे इस जगह पे डेल्टा का निर्माण होता है। तो आगे देखते हैं हम। देखो अब इस बेसिन की जो महत्वपूर्ण मुख्य विशेषताएं हैं, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसके मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी चाप झील मिलती हैं, बहुत सारे झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, हालांकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र ये कहाँ बह रही है, भारत में ये नदी बह रही है, तो ये हमारा अगर पूछा जाए कि भारत की जो जलवायु कैसी है, तो कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। आपको इसको याद रखना है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। अब मानसून जो है मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। मानसून आप जब आप देखते होंगे कि वर्षा का मौसम में हम बोलते हैं मानसून आने वाला है, और मानसून आ जाती है तो हम बोलते हैं कि मानसून आ गया और बारिश बहुत होगी, ठीक है। तो वही है कि मानसून, और जब ये मानसून मध्य और जून में, ये मध्य जून से मध्य सितंबर तक के बीच इसकी वर्षा होती है, मानसून जब आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। यहाँ पे आपको पता है ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होगी और शीत ऋतु में ठंड पड़ती है। भारत के मानचित्र देखिए और उन राज्यों का नाम बताइए है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो एक बार आप देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कौन कौन से राज्यों से होकर बह रही है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो आपको एक बार मैप देखेंगे, यहाँ पर जब मैप देखोगे तो यहाँ पे, तो ये आपको देखो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे उत्तराखंड दिखेगा, ये वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया है। फिर यहाँ पर देखो ये आ रही है यहाँ से यूपी से होते हुए गंगा नदी, और ये यहाँ पर बिहार में प्रवेश कर रही है। बिहार से प्रवेश करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा आपका देखोगे ये झारखंड में भी है, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल से ये हमारे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और धीरे धीरे ये बंगाली खाड़ी में गिर जा रही है, ठीक है। वैसे ही हमारा जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या करती है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते यहाँ पे असम, और ऐसे ये पूरे राज्यों से होकर ये गिर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहाँ पे देखो, आप ये देखो लिखा है आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी का अन्य नाम को पता लगाइए। देखो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ना कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है, जैसे ये तिब्बत है, तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो, ठीक है। जब ये अरुणाचल प्रदेश मतलब यहाँ पे जब आती है, तो यहाँ पे इसे दिहांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तो आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, इसे दिहांग कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम जानते हैं, दिहांग, ठीक है। वही अगर हम बात करें, अब फिर उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है ये नदी, तो असम में इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसी नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और वही असम के बाद वो बक्का करती हैं, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं, बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में से जमुना बोलते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानता है, जमुना। तो ये एक ही नदी का नाम है, चारों सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, लेकिन इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हम जानते हैं।
तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। तो यहाँ पे हमने देखा तिब्बत में सांगपो कहते हैं। जैसे यहाँ पे असम में ये प्रवेश करती है तो असम में से क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और यही बांग्लादेश में जब आती है तो बांग्लादेश में से जमुना बोलते हैं। ठीक है, इस नदी को। तो ये आपका समझ में आ गया आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नाम का पता लगाइए। तो मैंने बता दिया आपको अन्य नाम, वो नाम लिख लेंगे आप। अब हम देखते हैं बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, अब जनसंख्या का वितरण मतलब जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा हो गई, कहाँ पर कम हो गई, मतलब जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे होता है आपको पता होगा, जो तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र है में बसने के लिए प्रतिकूल है। तो वो जो आप पहाड़ी क्षेत्र में देखोगे वहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहाँ पे वो लोगों के प्रतिकूल नहीं होता, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो लोगों के प्रतिकूल नहीं होता, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। और गंगा महत्वपूर्ण जब बेसिन देखोगे ना तो ये मैदानी इलाका है, और इसलिए यहाँ पर लोग क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग बसे होते हैं। जनसंख्या का घनत्व वो अधिक है। जनसंख्या का घनत्व क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखो, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर लिखा है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो वही हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व वो 189 है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 189 उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं। जबकि वही पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग रहते हैं। 1029। अगर हम वो बिहार की देखें तो बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, बिहार में जनसंख्या घनत्व है 11,002। तो आपको बताना दिल्ली का जनसंख्या घनत्व पता करके बताना कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है ये आपको बताना। ठीक है, ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, आपको बताकर कमेंट में इसमें कमेंट करना है कि कितना दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है, पता करके कमेंट करना। ठीक है, आगे देखो। तो आपको अगर राज्य में पूछे सबसे ज़्यादा राज्य है जो, तो राज्य में बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और केंद्र शासित प्रदेश में देख लो दिल्ली में जो जनसंख्या घनत्व कितनी है ये पता करके आपको बताना है, कमेंट करना है। जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ज़मीन है, यहाँ की जो धरती है वो काफ़ी उपजाऊ है, और उपजाऊ है तो ये कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है, और कृषि के लिए उपयुक्त होगी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बसेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है, तो ये खेती के लिए उपयुक्त जगह है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर बसते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें कौन सी है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती हैं। इसलिए ये काफ़ी बढ़िया क्षेत्र है गंगा यमुना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो क्षेत्र है। अगर हम बात करें दूसरे इलाका में अगर देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में देख लो तो वहाँ पे क्या है, ठंडा प्रदेश है और पहाड़ी एरिया है, जिस कारण से वहाँ उतना खेती नहीं होती। राजस्थान में देख लो रेगिस्तान है, इसलिए ज़्यादा वहाँ पर खेती नहीं होती। तो ऐसे मतलब
जहाँ प्रकृति अनुकूल है वहाँ पे लोगों की जनसंख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हम बात करते हैं मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में अगर देख लो आप, पश्चिम बंगाल में, असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार, असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में खेती की जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर भूमि की आकृति, अगर जैसे मानते हैं कोई मैदानी इलाका है, कोई पहाड़ी इलाका है, तो वनस्पतियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। वनस्पतियाँ क्या होती है, पहले आप ये बताओ कि वनस्पतियाँ क्या होती हैं। तो वनस्पतियाँ हम पेड़ पौधे को बोलते हैं। अगर पहाड़ी एरिया है तो पेड़ पौधे भी पहाड़ी टाइप के होंगे, अलग टाइप के होते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे भी पेड़ जो पौधे होंगे, वनस्पतियाँ उसी को कहते हैं, पेड़ पौधों को कहा जाता है। तो वहाँ की वनस्पति, वहाँ के पेड़ पौधे भी अलग होंगे। ठीक है, तो वह जो जहाँ का जैसा इलाका होगा वहाँ के पेड़ पौधे भी उसी टाइप के होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साख, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे होते हैं, पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। वही हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस, घने झोरमुट पाए जाते हैं। अब देखो ब्रह्मपुत्र के मैदान में वहाँ पे बांस मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। जो डेल्टा क्षेत्र मैंने बताया था कि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पर मैंग्रोव वन मिलते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम में अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तो ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीर, देवदार वृक्ष, फर, शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। तो ये सब कहाँ मिलते हैं, जहाँ की ठंडी जलवायु है अरुणाचल प्रदेश में, और तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलते हैं ये चीर, देवदार और शंकुधारी वन। देखो तो अलग अलग भागों में अलग अलग वन भी मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे क्रियाकलाप है, जूट, बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें और उन्हें अपनी कक्षाओं में सजाएं। इसको छोड़ो आप। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम धान की कैसे खेती है। असम में क्या है, चाय की खेती होती है, चाय के बागान है। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो आपको समझ में ये आ गया कि अगर मान लें कि जहाँ की जो भूमि की आकृति जिस टाइप की होती है वहाँ पे उसी टाइप के वन भी मिलते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ भी उसी टाइप की होती हैं। वनस्पतियाँ मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, अब देखते हैं हम बेसिन में विविध प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं। अब जो गंगा नदी बेसिन है, हमने वहाँ देखा था कि वहाँ पे जो अमेजन वर्षा वन था वहाँ पे अलग टाइप के जैसे जानवर मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अलग टाइप के जानवर मिलेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कौन कौन सा जानवर है, वन्यजीव है, हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि रूप ये जानवर पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र के मैदान में मिलते हैं आपको। डेल्टा क्षेत्र वाले में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाएंगे। जो मगर होते हैं ना, मगरमच्छ और मगर में अंतर होता है, तो आपको पता करना है कि मगर और मगरमच्छ में क्या अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम नदी के साफ जल और झील एवं वनस्पति की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि गंगा मैदान में आपको मिलेंगे बहुत सारे हाथी, बाघ, हिरण। अगर वही हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान में, तो ब्रह्मपुत्र मैदान में एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। और भी यहाँ पे जैसे रोहू, कतला, हिसला मछली मिलते हैं। मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है रोहू, कतला। आप लोग खाते भी होंगे रोहू मछली तो। ठीक है, मछली और एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मछली चावल लोग यहाँ के काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, वेदिकाओं के निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर कर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल की तीव्रता से न हो। देखो वेदिकाएं, हमने देखा था ना कि जो ऊंचे ढलान होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ पर हम वेदिकाएं बना के खेती करते हैं। मतलब पहाड़ों को ऐसे ऐसे काटते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे हमने काटा सीढ़ी टाइप के, और सीढ़ी टाइप के हमने काट के ये खेती करते हैं। सीढ़ी आकार, सीढ़ी नुमा खेती जिसको बोलते हैं, इसी को वेदिकाएं खेती करते हैं। ठीक है, वेदिका कृषि। एक सींग वाले गैंडे ब्रह्मपुत्र के मैदान में, मगर ये भी ब्रह्मपुत्र के मैदान में मिलते हैं आपको। ठीक है, आपको यहाँ देख लेते हैं
हमने देख लिया वेदिका क्या होता है, वेदिका भी देख लिया। अब इस झील की बात करते हैं, जीविका का साधन। एक केस स्टडी है, इसे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। तो ये खरपतवार है, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें मछलियाँ उसको खाती हैं। तो ऐसे में झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है और जब तक पास के शहरों को प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इस केस स्टडी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ का जो जीविका का साधन, मतलब एक गांव का विनोद का जो मछुआरा है वो कैसे वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, अपना उसको एक तालाब है, उसमें वो मछली पालन भी कर रहा है, बेच भी रहा है, अगल बगल उसको वो खेती भी सही से कर पा रहा है क्योंकि उस तालाब से पानी भी उसे मिल जा रहा है। तो मतलब काफ़ी उसको यहाँ पे अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक, आप सुने होंगे सूसू डॉल्फिन का नाम, नहीं सुने तो चलो मैं उसको बताता हूँ। देखो यहाँ पर है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल मतलब जो इसमें नमक की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अलवण जल में एक प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं। डॉल्फिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है, सूसू। ठीक है, अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है कि सूसू की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। मतलब अगर किसी जल में सूसू डॉल्फिन पाई जाती है तो आप समझोगे कि वो जो जल है ना वो साफ है, सुथरा है, इसीलिए उसी में आपको डॉल्फिन देखने को मिलता है। ठीक है, अंधी डॉल्फिन सूसू इनका नाम है। और कहा जाता है कि जो डॉल्फिन होती है, आपने कहानी भी सुना होगा कि डॉल्फिन किसी को डूबने नहीं देती है। वो क्या करती है कि वो धक्के मार मार के आपको किनारे कर देती है। तो यहाँ पे है, आगे देखो, इसको याद रखना आपको। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो आपको इसको याद रखना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन। ठीक है, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन, आपसे पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और दूसरा क्या है, गंगा के नदी के संरक्षण के लिए, गंगा नदी संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके लिए? गंगा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम। तो इसको भी याद रखना है आपको। यहाँ देखते हैं हम, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है जो गंगा नदी के किनारे है। तो आपको ये भी याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदियों में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात की सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लिए लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक
जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता से हुगली नदी परिस्थिति एक महत्वपूर्ण पतन है। पतन मतलब बंदरगाह, ठीक है, जो सी पोर्ट होता है हमारा। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर मानस वन प्राणी अभ्यारण्य में बाघ। अब यहाँ पर देखो पर्यटन इस बेसिन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम बात करते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, इसमें पर्यटन मतलब क्या होता है, अंदर जो टूर करते हैं, ठीक है, तो उसी को पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी के संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमाम बाड़ा, असम में काजीरंगा मानस वन प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है, ठीक है। तो दर्शनीय स्थल को घूमने के वहाँ पर घूमने लायक भी स्थान है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि जो गंगा नदी बेसिन है, तो गंगा नदी बेसिन में आपको क्या क्या याद रखना है। बेसिकली हमने बताया गंगा नदी बेसिन में देखा कि गंगा नदी पहले कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी के कौन कौन से नाम हैं उसको देखा। और गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ की जो जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु और ठंडी ऋतु भी यहाँ पे होती है। जैसे हमने वहाँ पर देखा था केवल ग्रीष्म ऋतु था अमेजोन वाले में, ठीक है, गर्मी होती थी, ज़्यादा वर्षा होती थी वहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व है तो कहाँ सबसे कितनी जनसंख्या घनत्व है, और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 1102, तो दिल्ली में कितनी, इसको आपको पता करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो हमारा यहाँ पे जो बेसिन है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ यहाँ के वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप की हैं। तो वो कैसे हैं, तो उसके बारे में हमने देख लिया कि पेड़ पौधे कैसे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सागवान, साखू और पीपल वाले वृक्ष मिलते हैं, पर्णपाती वन मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में बांस वाले जो वन मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के टिब्बत ढाल में चीड़, देवदार और शंकुधारी वन मिलते हैं। शंकुधारी वन मतलब कि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर थोड़ा सा शंकु टाइप का, शंकु के आकार के ऐसे वन मिलेंगे। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बर्फ गिरते ही इसके आकार क्या होते हैं, शंकु टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे वन हो जाते हैं यहाँ पर। तो फिर उसके बाद डेल्टा क्षेत्र में यहाँ पे जो जानवर भी होते हैं वो भी अलग अलग मिलते हैं। कैसे जानवर मिलेंगे, कहाँ पे, हाथी, बाघ, हिरन, ये सब क्या मिलते हैं, समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं। एक सींग वाला और गैंडा, ये कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं, तो ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद वेदिकाएँ क्या होती है इसके बारे में हमने देखा। जो पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती की जाती है उसे वेदिकाएँ बोलते हैं। फिर हमने देखा कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जो सूक्ष्म डॉल्फिन पाई जाती है उसके बारे में हमने देखा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो स्वच्छ भारत मिशन कब शुभारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि गंगा को स्वच्छ साफ सुथरा रखने के लिए, गंगा संरक्षण करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है, ठीक है। तो ये हमने पूरा गंगा नदी ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में, उनके क्या जीवन है, कैसा है, उसके बारे में हमने पूरा देख लिया। अब ये हमारा चैप्टर मुझे लगता है कि पूरा समाप्त हो गया है आपका। अब इसको आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो करके आने हैं। थोड़ा सा मैं ऐसे बता दूँ, देखो टूकन क्या है। तो टूकन हमने देखा था, टूकन एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है, हमने देखा था ना, अमेजोन वर्षावन में मिलता है। मैनियाक क्या है, तो मैनियाक भी हमने अमेजन में देखा था। वहाँ का भोजन है, प्रमुख भोजन कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली, ठीक है। देवदार व एवं फर किसके प्रकार हैं, तो देवदार, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, तो कौन से वन के प्रकार हैं, तो देवदार वन, फर, ये आपको कौन सा शंकुधारी वन है। तो ऐसे ही आपको याद आना बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो बंगाल टाइगर जो है डेल्टाई क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था बंगाल जो टाइगर है डेल्टा वाले क्षेत्र में मिलते हैं आपको। तो ये सब आपको देखना है। पूरे जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको मैं अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। और
चलो ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।